हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फॉलो। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग का अप्रोच जो है लाइन बाय लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन का रहेगा। एनसीईआरटी जो भी है इसको बाइबल समझ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में एक्सेल करने के लिए। यदि आपका एनसीईआरटी बुक कंप्लीट है, यदि आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ रही बात है, तो आप आराम से एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप कुछ एडिशनल चीज़ पढ़ रहे हैं, एडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं, एडिशनल बुक है, तो वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और यदि आप एनसीईआरटी को सही से कंप्लीट कर रहे हैं, सही मायने में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो बच जाता है वो सिर्फ प्रैक्टिस बच जाता है। यदि आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं प्रॉपरली, तो फिर आप से मतलब श्योर रहें कि आप 95% के आसपास ले आएंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में यार सबसे पहले बहुत सुंदर सा कोट्स लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एंड डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर बाय मार्टिन एच फिशर। ठीक है, ये बहुत सही बात कही इन्होंने। अब इसमें देखो जो आगे है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या बताया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं ताकि आप लोग भी समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, देखो इसमें क्या बता रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मिल्क इज लेफ्ट, ठीक है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर्स में क्या कर रहे हैं कि मिल्क को छोड़ दे रहे हैं इसी तरीके से रूम टेम्परेचर, फ्रिज में नहीं रख रहा है। ठीक है, होता है ना, मम्मी बोल के जाती है कि दूध को रख देना फ्रिज में, पहले गर्म करती हैं गैस पे, फिर बोलते हैं कि ले जाके इसको रख देना फ्रिज में। ठीक, आप क्या करते हो, गेम खेलते रह जाते हो, भूल जाते हो, तो फिर आके क्या होता है, फ्लाइंग चप्पल्स रिसीव एट स्पीड ऑफ 420। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि दूध को गर्मी के दिन में गर्म करने के बाद जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हम लोग को फ्रिज में ले जाके रखना रहता है। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, बोलते हैं दूध फट जाता है। ठीक है, दूध फट जाता है। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल आपके पास क्लियर है। हो सके बहुत लोगों के लाइफ में ये प्रैक्टिकल हो भी चुका होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एन आयरन तवा पेन नेल, ठीक है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी आयरन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं, हवा में छोड़ दे रहे हैं इसी तरीके से। तो हवा में क्या है, ह्यूमिड एटमोस्फेयर है, मतलब मॉइस्चर है थोड़ा सा। तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि जब किसी चीज को, किसी पुरानी लोहे की चीज को आप देख रहे हो, लोहे का चेन हो गया, लोहे का चाकू तलवार, ये सब देखते हो, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। बोलते हैं ना कि उसमें जंग लग गया, देखते हुए ब्राउन ब्राउन कलर का रस्टी लेयर बैठ जाता है उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। ठीक है, तो अब ये रस्ट के बारे में बताया गया है कि पहले में तो आपका दूध फट जा रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि जब भी आप आयरन के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ओपन एटमोस्फेयर पे रखोगे तो क्या होगा, वहां पे जंग लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन करके ग्रेप्स का क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, या फिर खराब हो जा रहे अंगूर तो उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, फूड इज कुक। फूड इज कुक मीन जैसे आप बाजार से खरीद के आप वेजिटेबल्स ला रहे हो, या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल ला रहे हो, जैसे आटा चावल ये सब हो गया, फिर उसको आप कुक करके क्या कर रहे हैं, खाना बना ले रहे हो, अपना फूड बना ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप खाना बना के खाना खा ले रहे हो, इसके बाद वो खाना आपके शरीर में डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है, और इसके बाद क्या है कि हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। उससे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी और वी रेस्पायर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इस एग्जांपल्स को रिलेट कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन ऑल द अबव सिचुएशंस, ठीक है, ऊपर लिखे हुए सारे परिस्थितियों में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस हैव समवट चेंज। ठीक है, तो मतलब बोला जा रहा है कि जितना भी चीज में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी एग्जांपल दिया गया, तो यहाँ पे जब आपका इनिशियल सबस्टांस था तो उसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो मिल्क रहता है, ठीक है, इनिशियली क्या था, मिल्क था, मिल्क से अब वो क्या बन जाएगा, फटा हुआ दूध बन जाएगा। समझ पा रहे हो, दूध फट जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो प्रोटीन्स है वो ऊपर आ जाएगा, फिर उससे पनीर बना सकते हो आप। समझ पा रहे हो, तो जो इनिशियल आइडेंटिटी था वहां पे मिल्क का, वो क्या हो गया, समवट चेंज हो गया। नेक्स्ट में आयरन था, जो तलवार था आपका, स्टार्टिंग में जो तलवार था, अब उसमें क्या हो रहा है, या फिर आयरन का जो नेल था उसमें अब जंग लग गया। ठीक है, तो पहले वो शाइनिंग अपीयरेंस शो कर रहा था, लेकिन अब डल अपीयरेंस शो करेगा क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बैठ गया।
ठीक है। इसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो इनिशियल में जो ग्रेप्स का टेस्ट था और अब फर्मेंटेड ग्रेप्स का जो टेस्ट होगा और उससे जो आपको मतलब एनर्जी जो भी मिल रहा था, अब दोनों में मतलब क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो इनिशियल नेचर जो था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर चीज में। कच्ची सब्जी या फिर कच्चा जो आपका खाना था, दाल चावल ये सब जो था, वो सब भी उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी चेंज आ जाएगा, उसके टेस्ट में भी चेंज आएगा और उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अब इसमें बोला जा रहा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। क्लास 9 में आप बहुत अच्छी तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, एक बार रिकैप करा रहे हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया ऑब्जेक्ट या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंज होता है, जैसे मान लो कि आइस का मेल्ट होना, तो आइस पहले भी वाटर से बना हुआ था, मेल्ट होने के बाद भी वाटर बन जाएगा, आप उस वाटर को फिर से फ्रीज करोगे तो फिर से आइस बन जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। लेकिन यदि आप किसी पेपर को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने के बाद क्या होता है, बर्न करने के बाद वो एसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एसेस है ना, एसेस है, तो अब उस एसेस से आप वापस से वही पेज, सेम पेज नहीं बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जादू मैजिशियन जो होते हैं वो दिखाते हैं, तो भाई वो मैजिशियंस के ट्रिक्स देखना, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे पेपर को वहां पे सेम उसी तरीके का पेपर को ले आते हैं, वही पेपर थोड़ी बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट आता है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन है, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब बोला जा रहा है कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज हुआ होगा, तो आप बोल सकते हो कि पैरेलली एक केमिकल रिएक्शन हुआ, या फिर जो केमिकल चेंज है उसी को आप क्या बोल रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये बता रहा है कि यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात सही है कि हम कैसे जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे हम कभी किसी लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी को बर्न कर रहे हैं, तो लकड़ी को बर्न करने के बाद भी जो लकड़ी जो बर्न हो रहा है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ऑनगोइंग केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और जब लकड़ी जल जाए, पूरा कंप्लीटली जल जा रहा है, तो वो जो बच रहा है आपके पास वो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि आप कैसे जानेंगे कि कोई रिएक्शन हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया, एक एक्टिविटी दिया है। भाई एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटीज है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन छुपे हुए हैं, और ठीक है, उन रिएक्शन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। अब एक्टिविटीज को इग्नोर करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और वहां पे मे भी पॉसिबल है कि वो एक्टिविटी को मतलब ध्यान में रखते हुए कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना दे या कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना दे, तो उस समय आप फंसोगे। इसलिए सीधा सिंपल बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, आपको एक्टिविटीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 है, जिसमें बोला जा रहा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब इस एक्टिविटी में आपको टीचर का हेल्प चाहिए होगा। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, ठीक है। तो सब लोग चश्मा वश्मा पहन के बैठो, आई ग्लासेस जो है आई कवर करने वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा हमारा, हम उसमें एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। तो पहला क्या है, क्लीन है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो क्या बोले कि मैग्नीशियम का रिबन, आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और इस मेटल को क्या बोल रहे हैं कि इस मेटल का एक आपको रिबन लेना है, ठीक है। मेटल का रिबन पॉसिबल है क्योंकि मेटल क्या होता है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़े हो क्लास 9, 8, 7, 6 सब में पढ़ते हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थीन शीट में। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी मतलब क्या हो गया, थीन शीट होना, ठीक। तो अब मेटल, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मेटल का जब रिबन बोलेंगे, मेटल का रिबन, ठीक,
तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम के रिबन को लेना है आपको, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, किससे, सैंड पेपर के हेल्प से। सैंड पेपर आप जानते हैं, सैंड पेपर खुरदुरा रहता है एक तरफ से, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, रब करते हैं हम लोग। किसमें रब करना है हम लोग को, रिबन, मैग्नीशियम रिबन में। मैग्नीशियम रिबन में रब करने से क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कुछ लगा हुआ होगा तो वो साफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट विथ अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एसेस सो formed in the watch glass as shown in figure 1.1. burn the magnesium ribbon keeping it away as possible as from your eyes। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको टोंग से पकड़ना है, चिमटा जिसको बोलते हैं, टोंग से पकड़ना है और उसको क्या करना है, बर्नर में बर्न कर देंगे। और जब बर्न करना है तो हमको कलेक्टिवली, मतलब साथ ही साथ क्या करना है, उसका जो एश क्रिएट होगा ना, राख जो बनता है, उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, किसमें, चाइना डिश या फिर जो वॉच ग्लास है उसमें उसको कलेक्ट करना है, उसके राख को। और उसके बाद हमको देखना है कि क्या हो रहा है आगे जो बताया। तो एक्सपेरिमेंट में तो बस इतना ही बताया है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको क्यों क्लीन किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो इसका राख जमा हुआ है, इस राख का नेचर क्या होगा, ये राख का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्टिविटीज से एक्सपेक्टेड हैं, तो इसलिए आपको एक्टिविटीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट इस पे देखते हैं। एक्टिविटीज के कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे क्या लिखा जा रहा है कि यू हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो यहाँ पे जो कलर्स हैं, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो गया। ठीक है, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत चमकदार व्हाइट कलर का फ्लेम निकलेगा। आप एक्टिविटी जब हम करवाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, और उसमें क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा किसमें, व्हाइट पाउडर में। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको एक आंसर मिल गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो पाउडर कलेक्ट हुआ आपके वॉच ग्लास में, जो पाउडर कलेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो +2 होता है, और ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंसी -2 होगा। आप क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो मे भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है, या फिर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है, तो आप क्या बताओगे, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्लेम किस कलर का होगा, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें पूछा पूछा जाएगा कि उसको साफ क्यों किया गया। ठीक है, ये आगे बताएंगे, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो क्या, मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, आपका एक एलिमेंट, मतलब मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। और उस मेटल में क्या होता है, वो मेटल कैसा है, थोड़ा रिएक्टिव मेटल है। तो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के कारण क्या होता है कि उसके ऊपर मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड्स का लेयर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्साइड का लेयर बैठ जाएगा। जैसे मान ले कि ये ऑक्साइड का लेयर इस मैग्नीशियम के ऊपर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड का एक लेयर बन गया। तो पहला जो लेयर बन गया, अब क्या होगा कि जब मैग्नीशियम का जो लेयर बन जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैसा लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। मतलब अब जब ये लेयर बन गया तो अब इसमें अटैक करेगा यदि ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। ठीक है, मेटल से ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट को खत्म कर दे रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, बीच में आ गया प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। अब जब आपको बर्न करना है तो आप बर्न इसके प्रेजेंस में नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को आपको रब करना होगा। आपको क्या करना होगा, सैंड पेपर से रब करना होगा, जिससे क्या होगा, ये ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा, और ऑक्साइड का लेयर हटने से वापस से आपको प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप आराम से फिर बर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि देखो अब यहाँ पे क्या, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था और मैग्नीशियम जो था आपस में जब रिएक्ट किए तो ये यहाँ पे आपका रिएक्शन बन जाएगा MgO, ठीक है। तो ये MgO का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें क्या बोला जा रहा है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, टेक लीड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या बोला जा रहा है, लीड नाइट्रेट लेने के लिए बोला जा रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है। अब बोला जा रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। अब ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ठीक। तो इसके बाद इसके अलावा एक्टिविटी यहाँ पे क्या दिया, 1.3 एक्टिविटी दिया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने, ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। आप लैब में जब जाओगे हायर क्लासेस में या अभी भी आप जब लैब जाते होगे तो वहाँ पे देखना एक जिंक ग्रेन्यूल्स करके एक बॉक्स रहेगा, उसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉर्नफ्लेक्स होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स को सोच लो जिंक का कॉर्नफ्लेक्स बना, उसी शेप में ऑलमोस्ट रहते हैं इन कॉनिकल फ्लास्क। अब ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स को आपको लेना है कॉनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड करना है, उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आप क्लास 9 में ऑलमोस्ट शायद पढ़ चुके हो, ठीक है, या नहीं पढ़े तो इधर भी पढ़ोगे। तो इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है क्या होता है, ठीक है, एसिड कंसंट्रेटेड होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट बनाते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी मतलब वाटर में हम लोग को जनरली एसिड ऐड करना पड़ता है, एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग जनरली प्रेफर क्या करते हैं, वाटर में एसिड को ऐड करने के लिए। तो बोल रहे ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है। तो जो फिगर यहाँ पे 1.2 आपको दिखा रहे हैं, ऐसा कंडीशन आपको प्रिपेयर करना है। कॉनिकल फ्लास्क में क्या डालोगे, कॉनिकल फ्लास्क में आप डालोगे जिंक ग्रेन्यूल्स, और उस जिंक ग्रेन्यूल्स में क्या डाल दे रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उससे क्या होगा, और इसको ऊपर देखो, इसका जो माउथ है कॉनिकल फ्लास्क का, उसको कॉर्क से आप क्या किए हो, ब्लॉक कर दिए हो, और साथ ही साथ उस कॉर्क में क्या किए हो, होल करके एक ग्लास ट्यूब लगा दिया हो, ठीक है, होलो ग्लास ट्यूब है। यहाँ से जो भी गैस लिबरेट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा गैस लिबरेट होगा, साफ आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब इसमें क्या बोले, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, टच द कॉनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि आपको बोला कि आप यदि जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कुछ बबल्स यहाँ पे बन रहे हैं। और ऐसा जब आप सच में ऐड करेंगे या फिर हम एक्टिविटी में आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बबल्स को बेसिकली यहाँ लिख दिया गया, कौन से बबल है, ये बबल्स क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ पे, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो समझाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि मेटल रिएक्ट कैसे, या फिर कोई भी चीज रिएक्ट कैसे कर रहा है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसको आपको विजुअलाइज कराने का कोशिश किया जा रहा है। तो पहला एग्जांपल जो दिया गया, इसमें हम लोग क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए, और दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है किसका, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स को आप डाइल्यूट HCl में ऐड कर दिए। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया है जिसमें हम क्या किए कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का जो मतलब PbNO3 क्या बोल रहे हैं, लीड नाइट्रेट का दिया है, सॉरी लीड नाइट्रेट के बारे में बोला गया है कि लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने बोला जा रहा है, और उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। तो ये सब हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या दिया, देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखना है, कॉनिकल फ्लास्क को भी टच करके देखना है कि टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है क्या, टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है या फिर कुछ और आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिखे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छे से उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज एक पूछा गया। अब क्या बोला कि 3 एक्टिविटी बेसिकली हमने परफॉर्म करी। एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम को बर्न करा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा। एक्टिविटी 1.2 जिसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करा,
और एक्टिविटी 3 में आपने देखा कि जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। अब बोल रहे हैं कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जिसमें क्या बताया है कि इन चारों ऑब्जर्वेशन क्या वहां पे प्रेजेंट हो रहे थे। सबसे पहला कि स्टेट में चेंज हो रहा था या नहीं हो रहा था। स्टेट आपको पता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो कोई सॉलिड चीज गैसियस में कन्वर्ट हो रही थी क्या, स्टेट ऑफ चेंज हो रहा था क्या, स्टेट का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा है कलर का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो, कलर का इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, तो आप कलर पे फोकस करेंगे कि इनिशियली क्या था और बाद में क्या बन गया। समझ पा रहे हो, तो क्या से क्या बन गया वो चीज यहाँ पे देखना है। समझ पा रहे हो, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर हुआ क्या ये देखना है कि आपका इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो कैसा कलर का था और बाद में जो बन गया वो किस कलर का बन गया। फिर तीसरा बोले इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं कोई गैस निकल गया, कहीं कोई गैस लीक हुआ, कहीं कोई गैस प्रेजेंट हुआ, या फिर दो चीजों को मिक्स किए तो गैस निकल रही है क्या, ठीक है। और फोर्थ में क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज कहीं पे देखने के लिए मिला क्या, कि टेम्परेचर कहीं पे बढ़ा हो कहीं घटा हो। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आपको क्या बोला गया कि इन तीनों एक्टिविटी में आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो कि एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस we can see that there is a variety of chemical reaction taking place around us. We will study about this various type of chemical reaction, their symbolic representation in this chapter. अब क्या बोला जा रहा है कि हम अपने सराउंडिंग में यदि देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आपका हमेशा होता रहता है, ठीक है। हर टाइम पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो ही रहा है। समझ पा रहे हो, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो ही रहा है। जैसे कहीं पे खाना तो बन रहा होगा, इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा ग्लोब है, तो हर टाइम पे कोई ना कोई आदमी खाना बना रहा होगा। समझ पा रहे हो, तो जो खाना बन रहा है, खाना बनना क्या है, आप जान गए कि केमिकल चेंज है। किसी ना किसी के घर में दूध फट रहा होगा तो, या फिर किसी के घर में दूध से दही जमा रहे होंगे। समझ पा रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल चेंज है। तो जहाँ पे भी ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं वो सब क्या है, केमिकल चेंज है। बस इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली उसमें आपका आंख खोलने का काम किया गया है कि आंख खोल के देखो भाई सब तरफ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। समझ पा रहे हो कि हर तरफ जो भी चीज चल रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। समझ पा रहे हो, तो इसको बस रिलेट करने के लिए यहाँ पे सिखाया है। कैसे जानोगे केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले आप देखोगे स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई गैस निकल सकती है, दो रिएक्टेंट को मिक्स किया कुछ गैस निकलना चालू हो गया। फिर चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो ये सबको हम लोग धीरे धीरे करके आगे डील करेंगे कि कैसे हम इसको कैसे देख रहे हैं या फिर क्या होगा, कैसा चेंज होगा, तो हर चीज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले घबराना नहीं। समझ पा रहे, सबसे पहले आपको बस इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको कुछ चीज बस सेंसिटाइज करने के लिए बोला गया है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखिए केमिकल इक्वेशन के बाद देखिए यहाँ पे जो ये फोटो दिया था इसके नीचे लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक में डाला जाएगा, क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक। तो इस बात को हम तो अभी बड़े आराम से इस तरीके से बोल दे रहे हैं, बट हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, तो उसी चीज को बताना जो हम बोल रहे हैं, वो जो एक्सप्रेशन है लिखना। समझ पा रहे हो, जैसे आप अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथ्स में, तो उसमें कैसा रहता था बताइए, उसमें आपको देता था ये इसका पिताजी उससे इतने एज में इतने बड़े हैं, ये ऐसा करता, वो स्टेटमेंट लिखा रहता। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इक्वेशंस बनाना पड़ता, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना था। उसमें आप एक्स कंसीडर करते थे, वाई कंसीडर करते थे, दोनों को जोड़ घटाव करके कुछ ना कुछ एक आंसर लाते थे। समझ पा रहे। तो यहाँ पे भी जो भी भाषण लिखा हुआ है, अब आप ऐसे लिखे मैग्नीशियम रिबन लिया, उसमें आग लगाया, ऐसा क्या, तो उसको किस तरीके से साइंस के लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे हम उसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसी चीज को हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड है। देखिए वह एक्टिविटी जो आपका 1.1 है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा
तो मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो आपको पता है कि ये तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज में क्या हुआ, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। सही बात है कि जब हम इसको बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, समझ पा रहे हो, तो ये आप सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहे हैं, सेंटेंस के फॉर्म में पूरा उसको बता रहे हैं, हाँ मैग्नीशियम रिबन लिए, उसको बर्न किए तो वो राख में बन गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म हो जा रहा है। तो आप बोले कि इट कैन बी रिटर्न इन ए शॉर्टर फॉर्म, जब हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोले, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि हम इसको एक वर्ड इक्वेशन में लिख दें, ठीक है, हम किस में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन में लिख दें। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सिंपल बात है, आप यहाँ से समझ पा रहे हैं ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो दे दिए तो क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं, और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सेम बात लिखा गया है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ए केमिकल रिएक्शन in a sentence is quite long, ठीक है। अब when a magnesium ribbon is burned in oxygen it get converted to magnesium oxide। तो अब इसी चीज को आप सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, द सबस्टांस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि वैसा सबस्टांस जो केमिकल चेंज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज, जिस सबस्टांस का केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, जिस सबस्टांस का केमिकल चेंज हुआ हो, जैसे इस वाले ऊपर वाले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे केमिकल चेंज किसका हुआ है, मैग्नीशियम का हुआ है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का हुआ है। तो अब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट मतलब क्या होगा कि ऐसे सबस्टांस जिनके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, जिनका केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक, या फिर जिनका केमिकल चेंज हुआ है, तो वो पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए। तो इनिशियली जब वो जो भी थे तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे रिएक्टेंट, समझ पा रहे हो, उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए बोले कि जो न्यू सबस्टांस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, द न्यू सबस्टांस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। तो पहले थे रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया प्रोडक्ट। वही चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रोडक्ट बाद में बनता है और रिएक्टेंट पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ए वर्ड इक्वेशन है जो ये क्या बता रहा है कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट का चेंज दिखा रहा है, रिएक्टेंट किससे, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए किसमें, प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या कर रहे हैं, एक एरो बना रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक एरो बना रहे हैं। सो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या देख पा रहे हो कि जो एरो का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ हम क्या लिख रहे हैं, उस तरफ हम रिएक्टेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है। एरो का लेफ्ट हैंड साइड जो है उस तरफ हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट को लिख रहे हैं, ठीक है। and the reactants are written on left hand side with a plus sign, ठीक, between them. Similarly products are written on the right hand side with a plus sign between them। मतलब अब क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जो आपका रिएक्टेंट है उसको किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और लेफ्ट साइड में लिखने बीच में क्या करना है आपको, प्लस का, दो रिएक्टेंट है तो आप क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन दे देंगे। और राइट साइड में जब प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वहां पे यदि एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे, ठीक है। अब क्या बोला, जो एरो का हेड होगा वो प्रोडक्ट के तरफ होगा, एरो का हेड किधर होगा, प्रोडक्ट के तरफ होगा, और वो डायरेक्शन बताएगा रिएक्शन का कि किधर से रिएक्टेंट्स किधर से जाके प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट्स किधर से आके, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। कि एरो का हेड जिधर है उधर ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और जिधर टेल है उधर क्या बनेगा, आपका रिएक्टेंट होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखें, इसमें बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को या फिर केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे
अब नेक्स्ट है आपका, आप समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे वो चीज यहाँ पे बताया गया है। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, इज देयर एनी अदर सॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब देखो साइंस का बेसिकली काम क्या है, साइंस क्या है, जीवन को आसान कर देता है। समझ पा रहे हो कि जितना भी इन्वेंशन आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सब मैनकाइंड को रिलीफ पहुंचाने के लिए, ठीक है, आसान काम आसान करने। तो अब हम लोग हमेशा क्या सोचेंगे, जो साइंस बैकग्राउंड हमेशा सोचेंगे क्या कि काम को किस तरीके से इजी वे में किया जाए, कैसे कम टाइम लगे, कैसे शॉर्टर वे में एक्सप्लेन किया जाए। समझ पा रहे हो, इसलिए साइंस का जब भी पेपर होगा तो उसमें बड़ा बड़ा भाषण लिखने से या पेज भरने से काम नहीं होगा। टू दी पॉइंट जो भी आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका टू दी पॉइंट आंसर लिखेंगे, आप फुल मार्क्स पे भागीदार होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप यदि लिख रहे हैं, पूरा लंबा लंबा कहानी लिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो आपका टाइम का वेस्टिंग ऑफ टाइम। समझ पा रहे हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए, इज देयर एनी अदर सॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसमें बोला जा रहा है कि आप बताइए कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस केमिकल इक्वेशन को और छोटे तरीके में लिख पाए। तो बोला जा रहा है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। बोला कि हम उसको और छोटा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, केमिकल इक्वेशन को हम और छोटा कर सकते हैं और कंसाइज और यूजफुल बना सकते हैं। कैसे? तो शब्दों के जगह पे केमिकल फॉर्मूला लिख के, यही फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है जिसको आप क्लास 9 और क्लास 8 में आप सीखे थे। समझ पा रहे हैं। तो केमिकल फॉर्मूला को हम वहां पे लिख देंगे तो क्या होगा, मेरा जो केमिकल इक्वेशन है वो और ज्यादा कंसाइज और क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मूला इन द सेंस की सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो। तो मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला था या मैग्नीशियम का जो सिंबल था, ऑक्सीजन का जो सिंबल था, आप उसको यदि याद कर पाओगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला को याद कर पाओगे, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वर्ड इक्वेशन, जो ऊपर आप वर्ड इक्वेशन लिखे थे, वर्ड इक्वेशन आप क्या लिखे थे, वर्ड इक्वेशन आप लिखे थे मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आप लिखे थे। ठीक, अब इस वर्ड को समय है कि सिंबल में चेंज करना है इसको। तो मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम होंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे O2 लिख देंगे, और मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख देंगे MgO। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया उसके फॉर्मूला में और फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। दूसरा, इसके बाद तीसरी जो बात है वो क्या बोली जा रही है यहाँ पे कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। तो एरो जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो एरो है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको काउंट करना है कि कितने एटम्स हैं। ठीक, सो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। क्या दोनों तरफ जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है क्या वो सेम है? समझ पा रहे हो? मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS में जितने आपके एटम्स है, क्या उतने ही एटम्स आपके RHS में भी हैं? ये आपको एक बार काउंट करना है। इफ यस, यदि हाँ, यदि LHS में जितने एटम है उतने ही एटम यदि RHS में है, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो इक्वेशन है हम लोगों का वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस मतलब क्या होता है, जो तराजू होता है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब यदि लेफ्ट तरफ नंबर ऑफ एटम और राइट तरफ नंबर ऑफ एटम आपके सेम होंगे तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यदि इफ नॉट, यदि दोनों तरफ बराबर नहीं है, ठीक है, यदि एक तरफ आपका नंबर ऑफ एटम कम है और दूसरी तरफ अधिक है या फिर बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इफ नॉट then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation। अब क्या बोला जा रहा है, यदि एक तरफ मास ज्यादा है या एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल के या फिर किसी एटम के ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, कम है। ठीक है, दूसरी तरफ यदि प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में किसी भी तरफ यदि नंबर कम हो रहा है किसी का, यदि किसी तरफ ज्यादा हो जा रहा है, मतलब बोलने का मतलब है कि अनबैलेंस्ड है, तो हम वहां पे क्या समझ सकते हैं
कि वहां पे हम समझ सकते हैं कि जो टोटल मास होगा एक तरफ का वो दूसरे तरफ क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। सो सच केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। मतलब अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होगा, या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है, या फिर जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस नहीं है वो स्केलेटल हो जाएगा। अब जैसे इक्वेशन 1.2, तो हम इक्वेशन 1.2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आप देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है मैग्नीशियम है आपके पास 1, ऑक्सीजन है आपके पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम के 1 एटम है। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, MgO। तो अब प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, लेकिन रिएक्टेंट साइड में आपके ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो कि इस रिएक्शन में LHS और RHS दोनों तरफ क्या है, थोड़ा गड़बड़ है इन द सेंस ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो जो भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑफ एयर के लिए जो इक्वेशन हमने लिखा है वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन इनकम्प्लीट है, या फिर बोल सकते हो कि ये रिएक्शन तो सही रिप्रेजेंट कर रहा है बट यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। ठीक है, LHS और RHS आपका इक्वल नहीं है और ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक, तो हमने आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, क्लास 9 में शायद आपने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे सिंपल स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी कहीं पे आए तो आप क्या लिख देंगे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास को बना सकते हैं और ना ही मास को तोड़ सकते हैं। मास क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हैं, दिस इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट इज द टोटल मास, मतलब टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि यदि कोई रिएक्शन मास ऑफ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, तो होगा क्या, तो होगा यही कि वहां पे जितने LHS में जितने मॉलिक्यूल है, या फिर बोल सकते हो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन LHS साइड शुड बी इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ एटम एंड RHS साइड। ठीक है, तो LHS एंड RHS में दोनों तरफ आपका क्या होना चाहिए, जो मास है एटम्स का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक, मतलब बोला जा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे पहले और उसके बाद में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, भले ही उनका फॉर्म चेंज हो गया हो, वो दूसरे किसी कंपाउंड के साथ जुड़ गया हो, बट जब नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या होगा, हर टाइम पे सेम होगा या सेम होना चाहिए, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब यही होगा कि जितने भी एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट थे रिएक्शन से पहले इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर की मतलब जैसे मान लो ऑक्सीजन 2 था, O2 लिख रहे थे मतलब 2 ऑक्सीजन था, Mg लिख रहे हैं मतलब 1 ऑक्सीजन है। तो जितने भी नंबर हो गए, टोटल एटम कितने हो गए यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 3 हो गए, 1 मैग्नीशियम का और 2 ऑक्सीजन का। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है MgO, तो MgO में टोटल एटम्स कितने हैं, अभी आपके पास सिर्फ 2 है। तो रिएक्टेंट साइड में 3 थे टोटल और अभी कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हमने कहा ये स्केलेटल रिएक्शन है। लेकिन क्या होगा, अभी हम बैलेंस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है वहां पे।
तो कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब कि रिएक्शन से पहले जो मास था मतलब रिएक्शन से पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स थे, ठीक है, हर एलिमेंट के, जैसे मैग्नीशियम के 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो रिएक्शन के बाद भी वही ट्रेंड फॉलो होना चाहिए और वहां पे क्या होना चाहिए, 1 मैग्नीशियम हो या फिर और 2 ऑक्सीजन हो। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा, जस्ट जो रिएक्शन पढ़ा Mg+O2 गिव्स MgO, वहां पे आप देख रहे हो वहां पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी में देखें कि इसमें बताया गया है कि स्केलेटल रिएक्शन के बारे में बोला गया और यहाँ पे बोला जा रहा है वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो यदि हम कंसीडर कर रहे हैं मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो हमें उसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। यदि वो अपने आप बैलेंस नहीं है तो जनरली स्केलेटल रिएक्शंस लिखते हैं और उसके बाद हम उसको बैलेंस करते हैं। समझ पा रहे हो, कुछ रिएक्शंस होंगे जो खुद ब खुद आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे, समझ पा रहे, कोइंसिडेंटली वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस को आपको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए एफर्ट लगाना होगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है एक्टिविटी 1.3 का। एक्टिविटी 1.3 यदि आपको याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करा था, जिससे हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो जा रहा था, बट जिंक सल्फेट का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये रिएक्शन आपको पता रखना है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को यदि हम कन्वर्ट कर दें किसमें, वर्ड से ले आएंगे, मतलब वर्ड यहाँ पे दिए हुए जिंक को वर्ड में लिखा है, अब इसको सिंबल फॉर्म में ले आएंगे, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 और जो सॉल्ट जिंक सल्फेट बना है उसको हम लोग लिखते हैं ZnSO4 प्लस H2। आपको यदि वैलेंसी याद कराई गई होगी तो आप कैसे लिखेंगे, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी भी 2 होगा। इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बन जाता है। समझ पा रहे हो, ZnSO4 यदि Zn2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, आप क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जिंक सल्फेट और यहाँ पे साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि रिएक्शन से पहले, तो रिएक्शन से पहले या फिर एरो के टेल के तरफ या फिर लेफ्ट हैंड साइड के तरफ आपका क्या रखा हुआ है, समझ पा रहे हो, कितने एटम्स रखे हुए हैं, किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम है, वही एटम्स होने चाहिए आपके रिएक्शन के बाद भी। वही चीज आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है रिएक्शन से पहले, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें भी यही एटम होगा, जिंक होगा, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट्स काउंट कर लो कि रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्शन से पहले कितने एटम्स थे, तो जिंक के 1 एटम, जिंक के लिए 1 एटम है, चलो सही है। हाइड्रोजन H2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, सही है। सल्फर 1 लिखा है तो सल्फर 1 हो गया, सही है। ऑक्सीजन 4 लिखा है तो ऑक्सीजन 4 है, सही है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में जिंक कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन भी 4 है। लेकिन हाइड्रोजन को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो ये जितना LHS में था उतना यहाँ पे क्या है, RHS में भी है, जितना LHS में था उतना RHS में। तो अब ये रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि यदि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंस होते हैं, जैसे आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा जिसमें हमने क्या करा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे MgO बना। तो ये जो MgO बन रहा है, तो ये वाला जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ये रिएक्शन कंप्लीटली क्या है, स्केलेटल रिएक्शन है और अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 है, वो रिएक्शन बेसिकली क्या है, वो रिएक्शन आपका क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन में वाटर को ऐड कर रहे हैं, आयरन में वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, FeO4 प्लस H2, FeO4 प्लस H2 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे बैलेंसिंग की जाती है वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सबसे पहले क्या बोला, पहला स्टेप, तो बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला।
डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो हर फॉर्मूला के अराउंड क्या बनाया गया है, बॉक्स बनाया गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको एनसीईआरटी बुक में, वो बिगिनर मतलब सबसे जो लेवल 1 होता है वो सिखा रहे हैं, तो इसलिए बॉक्स बनाने का जरूरत है आपको समझाने के लिए। लेकिन एक बार आप जब सीख जाओगे तो आपको ये बॉक्स और ये सब बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखोगे और आराम से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया कि बॉक्स बना ले। तो बॉक्स क्यों बनाया जा रहा है, बॉक्स इसलिए बनाया जा रहा है कि यदि आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे Fe लिखा है या फिर H2O लिखा है या Fe3O4 लिखा है, तो ये सब बेसिकली है क्या, ये सब बेसिकली है कंपाउंड्स। आपने पढ़ा था कि जैसे H2O हो गया, Fe2O3 हो गया, तो ये सब क्या है, आइदर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है। तो कभी भी हम लोग एटम्स को या मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी कुछ नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो H2O है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कभी 2 नहीं लिख सकते अपने मन से, ठीक है, ये गलत अप्रोच है, तो ये अलग कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया गया है और आपको सख्त हिदायत दी गई है कि क्या करना है, आपको किसी भी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है। बॉक्स के बाहर लिखोगे चलेगा, बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यही चीज बताने के लिए यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया है, ताकि आप क्या कर सको, कंपाउंड को और एलिमेंट्स को बीच में जाके आप कुछ ना लिख पाओ, ठीक है। जैसे H2O लिखे, H2O लिखे हो, बाद में पीछे से 2 मत लगा पाओ या फिर उस 2 को 4 ना कर पाओ, तो ये चीज समझाने के लिए यहाँ पे आपको बॉक्स बता दिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं, बेसिकली 3, कौन कौन से, सबसे पहला तो आयरन है तो Fe लिख दिए, हाइड्रोजन है तो H लिख दिया, ऑक्सीजन है तो O लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम देख रहे हैं, LHS में कितना था, तो LHS में आपका आयरन कितना है, 1 है, Fe मतलब आयरन, तो 1 आयरन है। हाइड्रोजन कितना है, H2O के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में है, तो H2 मतलब 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। अब क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट में आयरन कितना हो गया, आयरन यहाँ पे 3 हो गया प्रोडक्ट्स में। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है। तो अब इसमें बोल सकते हो कि सिर्फ हाइड्रोजन आपका एक बैलेंस किया हुआ है, बाकी जो भी है आयरन और ऑक्सीजन, तो ये इसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो अब इसको आपको कैसे करना है, तो इसमें लिखा गया है कि इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि यदि आपको थोड़ा आराम से बैलेंसिंग करना है, ठीक है, आराम से बैलेंसिंग करना है, तो आप सबसे पहले वैसे फॉर्मूला को टारगेट करें जिसमें क्या है, जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व है। अब उसके आगे क्या बताया जा रहा है, इट में बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो आपके रिएक्टेंट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखें कि किस तरफ आपके जो है कि ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक। अब इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो आप ऐसा एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ऐसा कंपाउंड को सेलेक्ट कर ले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। तो अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास Fe3O4 ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसके पास ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो एंड द एलिमेंट्स ऑक्सीजन इन इट, ठीक है, तो एंड द एलिमेंट यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्टेड Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले एक बार देख लो इसको। बोला जा रहा है आप ऐसा कंपाउंड को सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है, और उसके बाद उस कंपाउंड में आप उस एलिमेंट को पकड़े जिसका नंबर, जिसके एटम्स का नंबर उस कंपाउंड में सबसे मैक्सिमम है। थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ फिर से, Fe3O4 जैसे लिखा है, तो सबसे पहले Fe3O4 में हम देख रहे हैं कि Fe3O4 ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट वहां पे साथ ही साथ प्रेजेंट है, ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि Fe3O4 में देखना है कि एटम्स ज्यादा कहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो इसको, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो आपको ऐसा कंपाउंड पकड़ना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो,
ठीक है, ऐसा कंपाउंड को पकड़ेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक, अब यदि आपको वो पता चल जाए कि वो रिएक्टेंट साइड में है या प्रोडक्ट साइड में है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे Fe3O4 आ रहा है, तो Fe3O4 में टोटल कितने एटम हो जाएंगे, Fe3O4 टोटल एटम कितना है, 3 आयरन के एटम है और 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम हो जाएंगे 7। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटम यहाँ पे है, तो हम लोग Fe3O4 को कंसीडर कर लिए। अब इसके बाद बोला जा रहा है इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ऐसा एलिमेंट को पकड़ ले जैसे Fe3O4, तो Fe3O4 में टोटल 7 एटम है। अब इस 7 एटम में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, अब जो क्राइटेरिया हमने बताया, क्या बताया, सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को पकड़े जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हो या फिर सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। अब सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट में से भी उस एटम को पकड़े जो सबसे ज्यादा हो, तो हमने क्या पकड़ा, Fe3O4 को पकड़ा क्योंकि वहां पर टोटल 7 एटम थे। अब उस 7 एटम्स में भी से ऑक्सीजन पे कंसीडर कर रहे हैं या ऑक्सीजन को फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे अकेला 4 था। ठीक है, तो अब हमने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं। देखो, तो आपको देखना है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कैसे करना है, तो हमें देखना होगा कि और ऑक्सीजन कहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन एक तरफ इधर आपका H2O में अवेलेबल है, मतलब रिएक्टेंट साइड में H2O प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में Fe3O4। तो यही दो एंटिटीज है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन दिख रहा है। तो Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है आपके पास और H2O में कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है। तो यदि आपको इस एक ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, इधर 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं H2O को। ठीक है, एज आपको पता है कि H2O को हमने बॉक्स में रखा है तो हम इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 4 से। तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करोगे H2O को तो आपके पास क्या होगा, 4H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4H2O। तो इक्वलाइज द नंबर, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen, we cannot put coefficient 4 as 4H2O and not as H2O4 and H2O4 now partially balanced equation। समझ पा रहे हैं? तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को क्या किया था, मतलब H2O को क्या किया था, बॉक्स के अंदर डाल दिया था और बॉक्स के अंदर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से किसी कंपाउंड को नहीं लिखेंगे, H2O4 नहीं लिख सकते या फिर इसके साइड में यहाँ पे 4 नहीं लगा सकते। ठीक है, हमें कहाँ लगाना है, हमें इसको हमेशा एज ए कोफिशिएंट लिखना है। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2O, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 4H2O, इस तरीके से लिख सकते हैं, ना कि H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हैं, या फिर H2O और यहाँ पे 4 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया। तो अब जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है तो आपका रिएक्शन अब कुछ इस तरीके का दिखेगा, Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये रिएक्शन कैसा है, पार्शियली बैलेंस्ड है। अब इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट जो बैलेंस करने के लिए बचा है वो क्या बचा है, आयरन। तो Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आयरन, अभी देखो आयरन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, इधर यहाँ पे 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। हाइड्रोजन भी अभी बैलेंस हो चुका है, जैसे यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं अभी हाइड्रोजन और आयरन को हमें बैलेंस करना है। अब बोला जा रहा है पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। तो आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो या फिर आयरन भी ले सकते हो, जिसको भी लेके आपको बैलेंस करना है आप आगे चालू कर सकते हो। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो पार्टली बैलेंस इक्वेशन जो है उस इक्वेशन में अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को देख रहे हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन का नंबर अभी बढ़ा है, तो कितना हो गया, बढ़कर वो 8 हो गया है। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन टोटल आपके पास 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अब आपको कुछ ऐसा नंबर सोचना होगा जिससे आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो क्या करेंगे, सीधा सीधी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनिशियली यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे और प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे लो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, तो
4H2O लिखा था और Fe3O4 था, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4H2 कर दिया, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बच गया क्या, बच गया सिर्फ Fe। तो अब हम Fe पे फोकस करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या बताया गया, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, नेक्स्ट आप पकड़ोगे आयरन को। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि आयरन बैलेंस है, तो आयरन रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन प्रेजेंट है, सिर्फ एक, ठीक है। रिएक्टेंट में कितना आयरन प्रेजेंट है, एक, और प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन प्रेजेंट है। तो सिंपल है, जब एक इधर 3 है, अब मुझे रिएक्टेंट में भी 3 चाहिए, प्रोडक्ट में ऑलरेडी 3 है, तो क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 3Fe plus 4H2O, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। Fe, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड में, तो Fe क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से H2O के आगे कोफिशिएंट क्या लग गया, Fe के आगे 3 कोफिशिएंट, H2O के आगे 4 कोफिशिएंट, यहाँ पे बन क्या गया, Fe3O4 और साथ ही साथ यहाँ पे 4H2 बन गया। तो आप जो है रिएक्शन बॉक्स हटा दोगे और साथ में आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। जब बॉक्स हटा दोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन दिखेगा, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको दिखेगा, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिखेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि देखो आयरन कितना है, 3 आयरन इधर है, यहाँ पे भी देखोगे तो 3 आयरन है, या फिर 3 आयरन आपके हो गए। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन, तो आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम क्या है प्रोडक्ट साइड में। तो अब ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। इससे पहले ये रिएक्शन क्या कहला रहा था, स्क्लीटल रिएक्शन, ठीक है, स्क्लीटल रिएक्शन बोल रहे थे इसको। और अभी क्या बोला जाएगा, अभी ये बैलेंस रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है, अभी ये बैलेंस रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इसमें दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब हमें सोचना होगा कि अब किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार करके देखना होगा, नहीं बैलेंस हुआ फिर दूसरे, तो ये बताया जा रहा है एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कि किस नंबर से हम इस पे मल्टीप्लाई करें, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब क्या है, एक स्टेप और बताया गया है कि इसमें बोला जा रहा है राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आपने लिया है, स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। मतलब आपने जिस स्टेट में जो भी रिएक्टेंट को लिया था उसका फिजिकल स्टेट आप वहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। देखो, जैसे टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब नीड नहीं है, लेकिन आपको यदि और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है उस रिएक्शन को, तो आप क्या करोगे, आप करोगे फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दोगे, ठीक है, उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ। तो जैसे गैसियस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड स्टेट है, ठीक। और एंड द प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोशंस एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो भी दिया हुआ है, गैस के लिए आप क्या लिखोगे, गैसियस स्टेट के लिए G लिख देंगे, ठीक है। एक्वस के लिए क्या लिख दोगे, एक्वस के लिए AQ लिख दोगे, ठीक है, एक्वस के लिए AQ लिख दोगे, ठीक। लिक्विड के लिए L लिख दोगे, लिक्विड के लिए क्या लिख दोगे, L लिख दोगे। सॉलिड के लिए क्या लिख दोगे, S लिख दोगे, सॉलिड के लिए S लिख दोगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो अब इस रिएक्शन में आप देखोगे कि इस रिएक्शन में जो आयरन था, आयरन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, ठीक है। वाटर क्या था, आगे जब पढ़ोगे तो आयरन हमेशा स्टीम से रिएक्ट करता है या वेपर वाले H2O से रिएक्ट करता है, ठीक है, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है। सॉलिड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो Fe3O4 जो बनेगा वो सॉलिड बन जाएगा, H2 जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट। जनरली मतलब जब तक नीड नहीं है तब तक आप यूज नहीं करोगे। जैसे क्लास 11 में जब जाओगे इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहां पे आपको मेंशन करना जरूरी है। तो जब तक आप इसको नहीं लिखोगे, नीड नहीं है, तब आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच ए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। मतलब कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग ना रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस नीडेड है, जैसे इसमें यहाँ पे इस रिएक्शन में 340 atm प्रेशर चाहिए तो उसको लिख देते हैं। कभी कभी जो कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो कैटलिस्ट होगा तो उसको हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे,
कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो रिएक्शन का रेट को बहुत फास्ट कर देता है। जैसे बिना कैटलिस्ट का यदि 10 प्रोडक्ट बन रहे होंगे 1 मिनट के अंदर, तो यदि आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो उसको मिलियंस का प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा तुरंत। समझ पा रहे हो? तो उसी 10 मिनट में वो मिलियंस का प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कैटलिस्ट बहुत फास्ट कर देता है। फॉर ए रिएक्शन आर इंडिकेटेड, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल दिए। तो एक तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से किस तरीके से मिथेनॉल बन रहा है। यहाँ पे आपको प्रेशर लिखा हुआ है, तो एरो के ऊपर आप क्या करते हैं, कंडीशंस को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2। ठीक है, तो ये इक्वेशन को यूज करके ये जो अभी आपने सीखा उससे आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। जो 1.2 में आपने पढ़ा था, 1.2 में आपका क्या था, 1.2 में आपका था पोटेशियम लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहे थे, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक रहेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम यहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट हो या फिर कुछ भी नया इसमें हमारे एंड से चाहते हो, क्विज, डीपीपी, तो आप वहाँ पे कमेंट में मेंशन करेंगे, जिससे हम वो वैल्यू एडिशन आपके लिए कर पाएँ। ठीक है, हमें बस आपका मार्क्स चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें एग्जाम में, और सब समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।